सो हेलो एवरीवन, चैप्टर 7 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, तो चलो चालू करते हैं। सो द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोरियस एंड रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. The revolution of 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it shook the foundation of British Empire. By keeping the national problems on center stage, the revolution of 1857 challenged the existence of East India Company's rule. तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट ठीक है, चैप्टर समझ लो कि इसमें अभी आने क्या वाला है. तो ये तो चलो कंफर्म है कि 1857 में जो है अपना ये फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मतलब फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ था. ठीक है, अभी यहाँ पे पहली बार लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि हमें लूटा जा रहा है, तो इन्होंने चालू किया कि चलो अब हमें अपना देश वापस चाहिए. तो आते हम challenge the existence of East India Company's rule. हाँ, so the revolution of 1857 challenged the existence of East India Company's rule. अपन को पता ही है कि उस टाइम पे जो मेन गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ठीक है, वही हम पे राज कर रही थी. सो द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 was a nationwide organized struggle for putting up an end to the British rule. ठीक है, मतलब ये नेशन वाइड मतलब पूरे देश में चला था कि नहीं बस बहुत हुआ, अब हमें ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर नहीं चाहिए. Although this struggle failed in its mission, its memories and inspiration are still alive in the hearts of common men. था ये बहुत अच्छा, ठीक है, हमने चालू किया, हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमें जीतना है, अब हमें ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल कुछ कमियां थी, कुछ रीजंस की वजह से ये जो चीज़ थी ये फेल्ड हो गई. वी फेल्ड इन द मिशन, ठीक है. लेकिन तब भी हम सब इसको याद करते हैं. अमंग द इंडियन पीपल एन अवेकनिंग टुक प्लेस फॉलोड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल. द इंडियन पीपल रियलाइज दैट देयर वॉज a difference of interest between them and the British administration, and Britishers would never allow Indians to grow in their own interest. ठीक है, तो मैंने जैसा बोला कि अब हमारे लोगों को ये पता चलने लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छी बात नहीं है, अब हमारा देश गुलाम बनते जा रहा है. ठीक है, बनते जा क्या रहा है, बन गया है. ठीक है, तो और ये भी समझ में आया हमको कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो हम हैं मतलब जो इंडियंस हैं उनकी इंटरेस्ट अलग अलग है. ऑब्वियस सी बात है, जो सुपीरियर उस वक्त कौन सुपीरियर था, उस वक्त ब्रिटिशर्स ही सुपीरियर थे, राइट. तो उनका इंटरेस्ट और इंडियंस का इंटरेस्ट अलग अलग है. ऑब्वियस सी बात है, जो मालिक होता है, जो नौकर होता है, मालिक का हमेशा जो इंटरेस्ट है वो ऐसा ही, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो बस ये देख रहा है कि वो कैसे हमें यूज़ कर सके, राइट. ब्रिटिशर्स हमें कैसे देख रहे थे कि वो कैसे हमें यूज़ कर सके, उनको हमारे फीलिंग्स से, हमारी ग्रोथ से, हमारे इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं था, राइट. उनको सिर्फ अपने ग्रोथ से मतलब था, वो सिर्फ हमको लूटने आए थे, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. द इंडियंस ऑल्सो रियलाइज दिस अंटिल दे देमसेल्फ डू नॉट वेक अप एंड वर्क विद द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सेल्फ रिस्पेक्ट, यूटिलिटी एंड नेशनल प्राइड, द कंट्री विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर ब्रिटिश रूल. दिस रियलाइजेशन अराउज स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक फीलिंग्स अमंग्स इंडियन. तो बेस कुछ है नहीं इसमें इतना, बस हमें समझ में आया कि हमें कुछ करना पड़ेगा उठ के, तभी हम ब्रिटिश रूल से निकल सकते हैं. तो चलो पहले ही उस पर आ जाते हैं अपन. द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. ठीक है, तो मतलब बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल 1857 फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. जब यूरोपियंस ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए और वहाँ से जब हमने स्ट्रगल किया, तो वहाँ तक का सारी चीज़ें यहाँ पे. सो in the year 1857, the common men in India, soldiers, the rulers of small states and landlords participated in the struggle against the foreign rule with great valor, and that is why this struggle is known as the first struggle for freedom. The event of 1857 was the spark which kindled the freedom struggle. तो अब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि उस टाइम सब ने, ऑलमोस्ट सब ने, सोल्जर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, रूलर्स ने, मतलब सब ने, छोटे बड़े लोगों ने, गरीब अमीर, सब ने जो है इस स्ट्रगल में पार्ट लिया था. ठीक है, और हम अपने देश को फ्री कराने की कोशिश करी थी, इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. नाउ द सोल्जर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल. People from all walks of life participated openly and strengthened it. Lakhs of people sacrificed their lives in this struggle. ठीक है, तो मतलब सब ने खुलकर इसमें पार्ट लिया और बहुत सारे लोगों ने तो इसमें अपनी जान भी गंवा दी. From the later part of 15th century, Europeans had started coming to India for the purpose of trade. ठीक है, तो मतलब कब से, ये लेटर पार्ट ऑफ 15th century मतलब जब 15th century ख़त्म होने ही वाली थी तब से
तब से जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। क्यों आना चालू किया था? ट्रेड के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए आना चालू किया था। द कंपनीज विच इस्टेब्लिश द ट्रेड एंड सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वर मेनली फ्रॉम पोर्चुगल, होलैंड, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो जो कंपनीज इंडिया में आई, ठीक है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, फ़ायदे कमाने के लिए, उनमें मोस्टली जो थी वो पोर्चुगल की थी, होलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस। मतलब इन 4 जगहों से जो थी कंपनियां हमारे देश में हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आई थी। दीज ट्रेड सेंटर्स वर मेनली सिचुएटेड ऑन द कोस्टल एरियाज, दे वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है। कोस्टल एरियाज में मतलब जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे ये जो इनकी फैक्ट्रीज थी वो सिचुएटेड थी। भाई इंडिया का जो एंड पार्ट है, जो मैप के जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे इनका फैक्ट्री सिचुएटेड थी। अब क्यों ऐसा, क्योंकि वहीं से मतलब आना जाना थोड़ा इजी होता है, तो वहीं पे उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी। नाउ दीज फैक्ट्रीज वर fortified in order to protect them from rival companies' attack. These companies used to buy commodities from India which were either scarce or not available in Europe and used to export them to earn higher profit. This reason caused a mutual rift between the companies. ठीक है, तो इन कंपनीज का मेन फायदा क्या था यहाँ आने का? ठीक है, उनको इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया, हम पे सब जानते हैं, इंडिया सोने की चिड़िया थी, राइट। तो इंडिया में बहुत तरह की चीज़ें मिलती थी, ठीक है। अगर हम हर चीज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम इवन जानवरों की बात करें, हम पेड़ पौधों की बात करें, औषधियों की बात करें, सोना चांदी की बात करें, तो इंडिया वॉज फुल ऑफ रिसोर्स, ठीक है। और ऐसी ऐसी चीज़ें थी इंडिया के पास जो शायद यूरोप में होंगी ही नहीं, मतलब है ही नहीं, ठीक है। और अगर है भी तो बहुत कम है। तो इस तरह की चीज़ें वो खरीदने आए इंडिया से, ताकि उसको वो यूरोप में बेच सके और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कहाँ थे हम? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश इन द ईयर 1600। कब? 1600, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1600। ये डेट्स याद रखना, हाँ। टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड वॉज द मेन एम ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना ही कंपनी का एम था उस वक्त, ऐसा लग रहा था। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द कंपनी डिड नॉट हेजिटेट टू इवन यूज अनसर्कुलस मेथड। नाउ व्हाट इज दिस अनसर्कुलस मेथड? मतलब कि थोड़े उल्टे सीधे काम करना भी उनको बुरा नहीं लगा, ठीक है। अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए उन्होंने थोड़े समझ रहे हो ना, ऐसे वैसे काम भी किए। सूरत वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉलोइंग विच द कंपनी स्टैब्लिश इट्स मेन ट्रेड सेंटर्स इन बॉरच, अहमदाबाद, आगरा, माचिलीपट्टनम, मद्रास, कैलकाता, बंगाल एंड मुंबई एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो सूरत था, याद रखना, कहाँ पे अपना पहला वो हुआ था, पहला जो हब था वो कहाँ था? सूरत में, ठीक है। पहला सूरत में बनाया गया, सूरत में उन्होंने अपना पहला वो बनाया, और उसके बाद उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है, बॉरच, अहमदाबाद, आगरा, मतलब जहाँ मेन जगह थी वहाँ पे भी उन्होंने अपनी ये इस कंपनी स्टैब्लिश करना चालू कर दी। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन एस्पायरिंग फॉर द पॉलिटिकल फुट होल्ड इन इंडिया। मतलब जब 15th सेंचुरी के एंडिंग में वो लोग आए थे, ठीक है, तब से ये लोग अपनी कंपनी को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? 17th सेंचुरी के एंडिंग में इन्होंने पॉलिटिक्स में घुसना चालू कर दिया इंडिया के, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलिटिकल फुट होल्ड इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे चालू कर दिया, यहाँ पे आना चालू कर दिया, सो दैट इट वुड फैसिलिटेट इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज़। क्यों चालू किया? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इंडिया की चीज़ों से इन्हें हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि इंडिया की चीज़ें भी तो इन्हें खरीदनी पड़ रही हैं, तो ये लोग कुछ ज़्यादा लालची हो गए। इन्होंने सोचा कि हम इंडिया पे राज करेंगे, हम इंडिया की पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, तो पॉलिसीज़ हम बनाएंगे तो क्या चीज़ कितने में बिकेगी, कैसे बिकेगी, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली वो बिजनेस करना चाहते थे इंडिया के साथ, वो इंडिया की चीज़ खरीदना चाहते थे और अपने दाम में खरीदना चाहते थे। गेटिंग? मतलब उनको जितना पे करना है वो उतना पे करें, कम से कम पे करें, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसना चूज़ किया। क्यों? क्योंकि इससे वो पॉलिसीज़ खुद बनाएंगे, रेट्स खुद बनाएंगे, टैक्सेस खुद बनाएंगे, राइट। तो वो एक कम से कम प्राइस पे चीज़ें उठा के ले जा सकते हैं और वहाँ पे हाइयर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 77, ठीक है, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी?
ठीक है 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है मुगल का जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटिंग मतलब कि टूटने लगा, ठीक है इंटीग्रेटिंग मतलब जुड़ना और डिसइंटीग्रेटिंग मतलब टूटने लगा। द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स, मेनी ऑफ द स्टेट्स बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है तो मतलब सारे जो मुगल एम्पायर्स थे वो डिसइंटीग्रेट होने लगे, टूटने लगे, और कुछ तो अपने अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब टूट के इंडिपेंडेंट हो गए। नाउ दीज सर्कमस्टेंसेज लेड टू एस्टैब्लिश कंपनीज फुट होल्ड इन द कंट्री। Company started interfering in the political matters of the state and began overpowering the rival companies and the local state, ठीक है क्योंकि क्योंकि सब डिसइंटीग्रेट होने लगे, क्योंकि सब क्या बोलते हैं अलग अलग होने लगे, उनको अपनी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट लगी और साथ में रहना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोचा चलो इनको एक दूसरे में लड़ने तो हम इनके ज़रिए पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया, ठीक है। नाउ द फ्रेंच कंपनी हैड इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन हैदराबाद एंड कर्नाटका इन साउथ इंडिया, ठीक है तो हमारी जो फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है हमारी जो फ्रेंच कंपनी थी, सॉरी हमारी जो फ्रेंच कंपनी थी उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पहले तो कहा हैदराबाद और फिर कर्नाटका, ठीक है इन साउथ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनीज इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स वेज्ड 3 वॉर्स अगेंस्ट देम एंड फाइनली डिफीटेड देम, ठीक है तो अंडरस्टैंड, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स अलग अलग है ऑब्वियसली। तो जो फ्रेंच थी उन्होंने अपनी कंपनी कहाँ स्टैब्लिश करी? हैदराबाद और कर्नाटक में, लेकिन ये चीज़ किसके लिए नुकसानदायक थी? ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको जो यहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इतना सारा पैसा आ रहा है, वो किसी और के पास चला जाए गेटिंग, इसलिए उन्होंने फ्रेंच के साथ लड़ाई की कि नहीं तुम नहीं रहोगे यहाँ पे, और फिर उन्होंने फाइनली उनको हरा भी दिया, ठीक है। नाउ इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ प्लासी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड, ठीक है तो याद रखना इन 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ प्लासी, ठीक है तो वॉर ऑफ प्लासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने नवाब को हरा दिया, ठीक है कौन सी ईयर में? 1757, याद रखना। इन द ईयर 1764 कंपनी फॉट अनदर वॉर एट बक्सर, ठीक है तो ये भी याद रखना कि 1764 में जो यही सेम ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक वॉर किया बक्सर में अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध बंगाल एंड मुगल्स एंड डिफीटेड देम, ठीक है तो मतलब इन्हें भी हरा दिया, किसको हरा दिया? अवध बंगाल एंड मुगल्स के यूनाइटेड फोर्स को, ठीक है मतलब ये सब मिले जुले थे, ठीक है इनकी एक टीम थी, इन सबको हरा दिया, ठीक है किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी में। कब? 1764 में। क्या नाम है? बक्सर, ठीक है बक्सर के अंदर। दीज विक्ट्रीज पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Gradually the British company started conquering all the forces which challenged the company's intention of undisputed monopolistic rule in India. Having defeated Bengal, company went on its victory march towards Mysore, मराठा, सिंध एंड पंजाब, वाइप्ड आउट एनी चैलेंज दैट केम इन इट्स वे, ठीक है तो ऐसे ही धीरे धीरे पहले प्लासी का वॉर मतलब क्या बोलते हैं प्लासी का वॉर पहले हुआ, फिर बक्सर का वॉर बाद में हुआ, और ऐसे धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि नहीं हम हरा सकते हैं, हम तो इन पे राज कर सकते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने पैर फैलाने चालू किए कि चलो यहाँ पे भी राज कर लो, यहाँ पे भी राज कर लो, और धीरे धीरे वो पूरे इंडिया को कॉन्कर करने चालू कर दिया, कॉन्कर करने लगे मतलब, ठीक है तो कैसे देख ही रहे हैं, मैसूर में, फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब, ठीक है तो इस तरह से वो कॉन्कर करते चले गए। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोनोपॉलिस्टिक रूल इन इंडिया। मोनोपॉलिस्टिक रूल इन इंडिया मतलब कि एक गवर्नमेंट का रूल या किसी एक मतलब किसी एक टीम या किसी एक बंदे का रूल, दैट इज मोनोपॉलिस्टिक रूल, ठीक है ऐसा उन्होंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है। नाउ following the victories accomplished in India, the company started spreading its tentacles in the neighboring countries like Nepal, Burma, Afghanistan, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान। तो हम सब जानते हैं हमारी बॉर्डर की कंट्रीज हैं, ये हमसे जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, तो हमारे बाद इसने इन पर राज करना भी चालू किया, मतलब इन्होंने यहाँ पे भी अपना पैर फैलाने चालू किया कि चलो इनको भी कॉन्कर कर लेते हैं, इनको भी कॉन्कर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो कहाँ थे हम? हाँ ठीक है। So along with the spread of territorial control, the company dismantled the traditional social and economic structure in India. The policy of Lagan, land lease, which company
acquired for farmers caused heavy losses to Indian farmers। ठीक है, तो मतलब ये सब कुछ टेरिटरियल कंट्रोल के चक्कर में, मतलब कि लैंड के कंट्रोल के चक्कर में, जमीनों के कंट्रोल के चक्कर में जो ये हमारी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया रू कंपनी जो थी, इसने सब खराब कर दिया। ठीक है, स्पेशली जो ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इंडिया का। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब कि जो पहले से चला आ रहा था, सोशल मतलब कि जैसे हम रह रहे थे, और इकोनॉमिक मतलब कि पैसों, जो पैसों का स्ट्रक्चर था इंडिया का, वो सब खराब कर दिया इस कंपनी ने। द पॉलिसी ऑफ लगान, ठीक है, याद रखना, द पॉलिसी ऑफ, ओ सॉरी मैंने चूज नहीं किया, एक मिनट। ओके, सो द पॉलिसी ऑफ लगान, ठीक है, लैंड लीज, ठीक है, मतलब कि लैंड पे जो टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है, विच कंपनी एक्वायर्ड फॉर फार्मर्स कॉस्ट हेवी लॉसेस टू इंडियन फार्मर्स। ठीक है, जो कंपनी ने फार्मर से लिया, उसके वजह से इंडियन फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। British destroyed the traditional cottage industries like handicrafts and handloom. As a result, the wealth started flowing towards England। ठीक है, तो इंग्लैंड ने एक और काम किया अपने लिए, कि उसने जितने भी ट्रेडिशनल कॉटेज थे और इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम, ठीक है, जो कपड़े वपड़े बनाती थी या फिर कुछ और अच्छी अच्छी चीजें बनाती थी, उन्हें बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा रही थी और वो इंडियन कंपनीज थी। ठीक है, वो इंडियन बिजनेस था। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि लोग वहां से खरीदारी करें या वहां से बिजनेस करें, क्योंकि अगर वो वहां से बिजनेस करें तो अगेन पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन उनको सारा पैसा खुद चाहिए था, इसलिए उन्होंने वो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसे बंद कराया। एज अ रिजल्ट द वेल्थ स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि जितना भी पैसा था वो सब इंग्लैंड की तरफ जाने लगा। British export policy and establishment of new industries had a singular aim to impoverish India and make England prosper। ठीक है, तो मतलब इनकी ब्रिटिशर्स की जितनी भी पॉलिसी आई, ठीक है, इंडिया के ऊपर, उनका एक ही मकसद था कि इंडिया का तो कुछ भी हो, ठीक है, इंडिया भले घटते रहे, ठीक है, हमें मतलब नहीं, ब्रिटिश प्रॉस्पर होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, सो यही सारी ब्रिटिश पॉलिसीज का रूल था। एक्सपोर्ट पॉलिसीज स्पेशली, ठीक है, ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसीज मतलब कि वो पॉलिसी जिससे सामान बाहर जा रहा है। Now, this way, by means of victories in wars and by dissolving Indian states into company states by unfair means and exploiting Indians, the East India Company provoked anger and discontent among Indians। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर रही थी। ठीक है, चाहे वो तरीका अच्छा हो गलत हो, वो सब कर रही थी। ठीक है, जैसे उसने हमें सबसे पहले तो वॉर्स में हराया, हमें कॉन्क्रीट करना चालू किया, उसके बाद हम पे अभी हमने पढ़ा लगान लगाया, ठीक है, लैंड लीज चालू किया, हमारी इंडस्ट्रीज को चलने नहीं दिया। तो ऐसी कई चीजें, ठीक है, जिसके वजह से जो इंडियन पीपल्स थे उनको गुस्सा आने लगा। ठीक है, नाउ this resulted in dozens of uprisings in various parts of countries from 1765 to 1856। तो याद रखना, इस डेट के बीच में बहुत सारे लोग जो थे वो ऊपर आने लगे। ठीक है कि नहीं, अब बहुत हो गया। Many of these were done by tribals and farmers, dethroned rulers, zamindars and sardars also led some of these revolts। In many places, East India Company soldiers also joined it। गेटिंग, तो क्या हुआ कि फिर क्या था अपना, ठीक है, तो सबसे पहले एक इन्होंने चालू किया, ये 1765 और 1856 के बीच में जो लोग आए वो कौन लोग थे? सबसे पहले तो ट्राइबल्स। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स बहुत ज्यादा परेशान हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से, ट्राइबल्स। फिर फार्मर्स अपन ने देखा ही कैसे वो उनसे टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, डेथ थ्रोन रूलर्स, जमींदार्स एंड सरदार्स। ठीक है, इन सब लोगों को प्रॉब्लम हुई और ये लोग ऊपर आए। ठीक है, इस डेट के बीच में, और इन्होंने रिवोल्ट किया, इन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट किया। नाउ इन मेनी प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स आल्सो जॉइंड इट। और बहुत जगह तो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया इस रिवोल्ट को। नाउ देयर वाज अ रिवोल्ट बाय फराइजिस who were followers of sect of Muslims against the exploitation of farmers by जमींदार and British। तो याद रखना कि एक जो रिवॉल्ट है वो ये फराइजीज, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, बट जो भी है, इन्होंने भी इसके खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, जो कि एक सेक्ट है मुस्लिम का, कोई एक कुछ होगा जात वाट टाइप्स मुस्लिम्स की। तो इन्होंने भी जो है इनके खिलाफ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, फार्मर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक है, इस वजह से। तो in 1824 and 40 in 1824
The 47th Regiment of Barakpur refused to sail to Burma and as a result the regiment was dissolved. ठीक है, तो ये जो 47th Regiment of Barakpur refused to sail to Burma and as a result the regiment was dissolved. The two major revolts by company soldiers were in 1800 at Vellore and in the year 1824 at बारकपुर. ठीक है, तो टू मेजर रिवोल्ट हुए. रिवोल्ट मतलब कि दो मेजर जो लड़ाई हुई, लड़ाई या फिर कह सकते हैं जो खिलाफ खड़े हुए लोग. ठीक है, वो कब हुआ? 1800 में, एक तो वेलोर में, याद रखना 1800 में वेलोर में और 1824 में बारकपुर में. ठीक है, 1800 में वेलोर में और 1824 में बारकपुर में. अब हमने यहाँ पे देखा था 14th रेजिमेंट जो था वो सेल होने के लिए रिफ्यूज कर चुका था. ठीक है, नाउ the revolt of Vellore was inspired by Tipu's ancestors which was mercilessly crushed. ठीक है, तो जो ये वेलोर वाली जो लड़ाई थी या वेलोर वाला जो रिवोल्ट था वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड था? ये टीपू के एंसेस्टर्स के द्वारा. ठीक है, और उसके बाद लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था. ठीक है, इन द ईयर 1824 द रिवोल्ट लॉन्च बाय सोल्जर्स ऑफ 47th नेटिव इन्फेंट्री मेड इंग्लिश सोल्जर्स वॉन्ट डाउन येट दे क्रश्ड द अटैक ब्रूटली. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट किया उन्हें बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बेरहमी से नीचे कर दिया गया या फिर मार दिया गया. The tribes residing in various parts of the country also took to arms as a protest against British rule, the main reason being dissatisfaction caused due to British policies of administration, judiciary, and land revenue. The company government had taken possession of jungles and displaced the tribals from their farming lands which were their main source of income. तो ये तो मैंने बताया था कि ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि जो कंपनी की गवर्नमेंट थी उस सॉरी जो कंपनी की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो जंगल्स थे, जो ट्राइब्स कहाँ रहते हैं? जंगल्स में ही रहते हैं. ठीक है, तो जंगल्स की प्रोविजन खुद ले ली. ठीक है, जंगल्स को अपने कब्जे में कर लिया, वहां पे बाउंड्री बना दी और वहां पे आना जाना मना कर दिया. तो जो ट्राइब्स जिनका खाना पीना रहना सब उन जंगलों से होता था वो नहीं हो पा रहा था. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ट्राइबल पीपल थे उनको हुआ क्योंकि उनका तो सब कुछ ही जंगल थे. ठीक है, और जंगलों पे इतना फोकस क्यों किया था हमारे ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि जंगल वॉज द वेरी ह्यूज प्लेस ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, जंगलों से आपको बहुत कुछ मिलता है. ठीक है, दैट्स वाई. नाउ कहाँ थे हम? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइब्स. Even the new landlords, businessmen, and saukars, money lenders were involved in exploitation of the tribes. ठीक है, तो not only Britishers, हमारे खुद के लोग भी. ठीक है, जैसे कि जो नए नए लैंडलॉर्ड्स आए, जो बिजनेसमैन आए, साहूकार आए, ठीक है, उन्होंने भी ट्राइब्स का एक्सप्लॉइटेशन करना चालू कर दिया. ठीक है, दिस इज द बैड थिंग. वो लोग कर रहे थे, इट्स ओके, बट हमने भी चालू कर दिया. हमारे खुद के लोग भी उनसे मिल रहे. The tribals agitated because the self-sufficient economy was demolished by new British economy's model. The major tribes which revolted against British government were Bhils of Maharashtra and Madhya Pradesh, Gaons and Kons of Orissa, Kols of Chota Nagpur, Meens of Rajasthan, Santals of Bengal and Bihar, Khasis of North East etc. ठीक है, तो याद रखना जो मेजर ट्राइब्स थे, ठीक है, जिन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है, उनका नाम ये है. ठीक है, क्या है? Bhils of Maharashtra, Madhya Pradesh. ठीक है, now Gons and Kons of Odisha, Kols of Chota Nagpur, Meens of Rajasthan, Santals of Bihar and Kashish of North East etc. कम से कम 3 एग्जाम्पल याद कर लेना इसमें से. ठीक है, ये लोग पूछ सकते हैं कि बताओ एग्जाम्पल दो कि कौन से ट्राइब से जो इफेक्ट हुए थे और कौन से ट्राइब से जो उठकर खड़े हुए थे. ठीक है, तो कम से कम 3 एग्जाम्पल तो रट लेना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. Now, beside there were some revolts by non-tribe also. They were Katboman, Tamil Nadu, Penka, Orissa, Welthambi, Travancore, Ramosius, Pune, Bundelkhand, Gadkari, Maharashtra, Famkonda, आंध्र प्रदेश, कूका, पंजाब. ठीक है, तो ये और भी रिवोल्ट्स हुए थे. ठीक है, जो नॉन ट्राइब थे. ठीक है, मतलब ये तो सारे जो अपन ने पहले पढ़े वो ट्राइबल थे. जो ट्राइब्स परेशान हुई थी उन्होंने रिवोल्ट की. कुछ नॉन ट्राइब्स भी थे, नॉन ट्राइब मतलब ट्राइब नहीं थे लेकिन तब भी उन्होंने रिवोल्ट किया. ठीक है, इनका एग्जाम्पल ये सब है. तो यहाँ पे भी प्लीज 3 एग्जाम्पल कर लेना. ठीक है, आ सकता है.
Now, all of these upstreams against British were local and were crushed successfully. Although none of these revolt posed a serious threat to British power, they indicated that there was a widespread discontent against the rule of East India Company even prior to the struggle of 1857. They all formed the background for the फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उस वक्त तो देखो कहीं कहीं से जो थे ट्राइब्स की रिवोल्ट्स आ रहे थे, लोगों के रिवोल्ट्स आ रहे थे। तो जब तुम छोटे अमाउंट में और ब्रिटिशर्स बड़े अमाउंट में है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें बहुत आराम से क्रश कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही हुआ, ब्रिटिशर्स ने सारे रिवोल्ट्स को बहुत ही सक्सेसफुली क्रश कर दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन इन सब ने मतलब यही क्रश किया और ये सब जो भी बुरा बुरा किया ब्रिटिशर्स ने, उसके वजह से जो इंडियन पीपल्स थे उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। तो 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था उससे पहले से ही लोग बहुत परेशान थे। उससे पहले से ही लोगों ने सोच लिया था कि अब हमको लड़ना है, ठीक है। और इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सबको क्रश करे जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई बड़ा थ्रेट नहीं था, उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, उसको कोई डर नहीं था हमसे, ठीक है। वो निश्चिंत बैठा हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, ठीक है। नाउ द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कॉज क्या है फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो ये ना ये कुछ रीजंस आएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है अपना पॉलिटिकल रीजंस, ये है अपना अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रिलीजियस रिसोर्सेज, डिसकॉन्टेंट अमंग सोल्जर्स, ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे। तो ये 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अपन को पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं करना है, हर एक पॉइंट में से 3-3 लाइन का पार्ट, ठीक है, जो तुम्हें जो पूरे उसको समझा दे, ठीक है, जो पूरे पॉइंट को समझा दे। तो याद रखना, हेडिंग्स याद होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस याद रख लो, अटैक ऑन, ये सब याद रख लो, बाकी कहानी याद रख लो, ठीक है, लिखना आना चाहिए बस। तो चलो पहला पॉइंट देखते हैं, क्या द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कि रीजंस क्या थे, क्यों ये लड़ाई हो रही थी, क्यों हमने हम ये हमने फ्रीडम का ये जो स्ट्रगल था वो हमने क्यों किया, हमें क्यों फ्रीडम चाहिए था, उसके कॉजेस है, ठीक है, रीजंस है। तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल रीजन था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसकंटेनमेंट अमंग लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स ड्यू टू द ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्सटेंशन पॉलिसीज। लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम टू ब्रिंग द इंडियन रूलर्स अंडर द ब्रिटिश थंब। ही नेम्ड दिस प्लान द सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो ये याद रखना, पहले तो पॉलिटिकल रीजंस कि हमें बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है, हम जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनकी पॉलिसीज के वजह से, जो ब्रिटिशर्स की टेरिटोरियल एक्सटेंशन पॉलिसीज, ठीक है, जमीन को बढ़ाते जाने की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उससे जो जमींदार थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। सेकेंड है हमारा लॉर्ड वेस्ली, ठीक है, हमारे लॉर्ड वेस्ली सर जो थे, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया टू ब्रिंग द इंडियन रूलर्स अंडर ब्रिटिश थंब, ठीक है, ताकि वो इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश थंब के नीचे ले आए। मतलब जो भी इंडियन रूलर्स हैं जो इंडिया पे रूल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं अपने जो भी एम्पायर पे रूल कर रहे हैं, उनको ब्रिटिशर्स के नीचे लाने की कोशिश करने लगा। कौन? अपना लॉर्ड वेल्सली, ठीक है। और इसने उसने इस प्लान का क्या नाम दिया? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, उसने इस प्लान का क्या नाम दिया? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट पता चली कि जो ब्रिटिश की टेरिटोरियल एक्सटेंशन पॉलिसीज थी उससे हम खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं था? लैंडलॉर्ड्स, जमींदार खुश नहीं थे। और दूसरी चीज, हमारे लॉर्ड वेल्सली ने एक स्कीम निकाली थी, स्कीम का नाम क्या था? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। और इसका मतलब क्या था कि जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उसको ब्रिटिशर्स के नीचे लाने की ये कोशिश थी। नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अ पॉलिसी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो याद रखना, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, अ पॉलिसी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। लॉर्ड डलहौसीज caused many Indian states to be part of the company empire. British took control of many states like Punjab, Sikkim, Satara, Jaipur, Sambhalpur, Jhansi, Nagpur, etc. The company government ended state titles conferred to Nawabs of Awadh, Tanjore and Karnataka, which caused a political instability therein. British were disrespectful towards the last Mughal emperor. तो बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स, वही गोल था ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स ने इन सब पे राज करना चालू किया, इन सारी चीजों, मतलब ये जितने भी ये ब्रिटिश सिक्किम, सतारा, जातपुर, ये जितने भी टेरिटोरियल लैंड्स थे, मतलब जो भी लैंड्स थे, उनको अपने थंब के नीचे लाना चालू किया, ठीक है। और वो इंडियन रूलर्स पे भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब क्यों करेंगे? जब वो ट्रेड करने गए थे तब वो रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि तब उनको हमसे मतलब था। अब वो हम पे ऑलमोस्ट राज कर चुके थे, उनको अब हमसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अब हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उसने लास्ट मुगल एम्परर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी थी, डिसरिस्पेक्टफुल थे ब्रिटिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
This caused a state of anxiety among ruling families. Whichever state British took control of, their soldiers, craftsmen, and people connected with various other trades were adversely affected. British seized lands from many zamindars and sardars, which resulted in unemployment of many people working there previously. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में कहीं कहीं पे जो इंडियन रूलर्स उस वक्त पे रूल कर रहे थे, तो वहां पे जब इंडियन रूलर्स रूल कर रहे थे तो चीजें कुछ अलग थी। ठीक है, लोग थोड़े अलग ऑक्यूपेशन कर रहे थे, लोग को इकोनॉमी मतलब लोगों की सैलरी अलग अलग जगह से आ रही थी। लेकिन जब वहां पे ब्रिटिश रूल करने आई, मतलब जब उस इंडियन रूलर को ब्रिटिश ने अपने अंदर ले लिया, तो अब सारी पॉलिसीज, सारे फैसले किसके होंगे? ब्रिटिशर्स के होंगे। अब उस कारण ब्रिटिशर्स के कारण जो वहाँ के लोग थे, जैसे कि सोल्जर, क्राफ्ट्समैन और अलग अलग तरह के लोग बहुत अफेक्ट हुए। ठीक है, और हाँ, कई लोग तो अनएम्प्लॉयड भी हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को मतलब नहीं कि हम सब एम्प्लॉयड रहे और हम सब जीते रहते, खाते रहे और फले फूले, उनको इन सब से मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि कम से कम पैसा लगाना पड़े इंडिया में, और सारा का सारा पैसा, मतलब कम से कम पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके चीजों को कहीं और बेच के। तो उनको हमसे कोई मतलब नहीं था। वो हम पे कॉन्कर भी, बस हमें कॉन्कर भी इसलिए कर रहे थे, हमें उन्होंने अपनी कॉलोनी भी इसलिए बनाई, क्यों? ताकि वो हमसे प्रॉफिट कमा सके, इसलिए उनको हमारे लोगों से मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस वाला। पॉलिटिकल रीजंस में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज देखी। ठीक है, ये लॉर्ड वेल्सली का जो प्लान था कि चलो सारे रूलर्स को अपने अंदर ले लो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि वो लोग हमारे साथ इरिस्पेक्टफुल हो गए थे। और तीसरी चीज क्या कि इस वजह से जो लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, एट लास्ट तो ये कॉज है, एट लास्ट तो कॉज है स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का। तो क्यों क्यों हमने ये फ्रीडम की हमें जरूरत क्यों थी, हमने इतना मेहनत क्यों की अपनी फ्रीडम के लिए? क्योंकि लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? इस तरह की पॉलिसीज के कारण, सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसीज थी, और जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहे थे, और जिस तरह से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, इन सब की वजह से हमें जरूरत थी फ्रीडम की। नाउ दूसरी चीज, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने हमारे लैंग्वेजेस पे अटैक किया, कल्चर पे अटैक किया, ट्रेडिशंस पे अटैक किया। द एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैक्यूले वाज एन अटैक ऑन इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम। तो जो एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड मैक्यूले के द्वारा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी आई जिसने इंडियन कल्चर और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा अटैक किया। लॉर्ड मैक्यूलिस लॉर्ड क्या नाम है, लॉर्ड मैक्यूले वॉज प्रिजुडाइज्ड एंड वॉज अगेंस्ट एजुकेशन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब उसको ये नहीं पसंद था कि सब इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में क्यों एजुकेशन ले रहे। ठीक है, वो चाहता था कि सब एक लैंग्वेज में एजुकेशन ले, और वो कौन सी हो? वो इंग्लिश हो। ठीक है, मैक्यूले कंसिडर्ड इंग्लिश एज अ सुपीरियर रेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज अ फाइनेस्ट लैंग्वेज। हर किसी को लगता है कि उसकी जात, उसका धर्म, उसकी भाषा सबसे सुपीरियर है। ठीक है, और यही गलत है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारे मैक्यूले को यही लगता था कि इंग्लिश जो है वो सबसे सुपीरियर है और सबको वही सीखना चाहिए। इसलिए उसने जो हमारा इंडियन एजुकेशन था, इंडियन एजुकेशन तो भाषा के हिसाब से होता था, जो जहाँ रहता है वो उस भाषा में अपना एजुकेशन प्राप्त करता था। ठीक है, लेकिन मैक्यूले को इससे प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ही देयरफॉर कॉन्क्रीट, हाँ तो याद रखना, इंग्लिश एज अ सुपीरियर रेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज फाइनेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश लोग सबसे अच्छे और इंग्लिश लैंग्वेज सबसे फाइनेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया एक तो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कि उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेजेस से खुश नहीं था, उसको इंग्लिश चाहिए था हर जगह पे। नाउ ही देयरफॉर कॉन्क्यूर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एंड साइंटिफिक लर्निंग, but at that point of time, Lord Macaulay aim was to protect the interest of British rule in India by providing English education and prepare a class of people who would help in running of British administration। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश, हमें इंग्लिश सिखाने में भी उनका क्या फायदा था? ठीक है, उनका ये फायदा था कि हम उनको हेल्प कर सके। ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, हम इंग्लिश पढ़ लेंगे, हम फिर उनके यहाँ पे काम कर सके बेसिकली। ठीक है, हम उनका उनका साथ दे सके और उनके ट्रेड में उनकी हेल्प कर सके। क्यों? क्योंकि हमें उनकी भाषा आती होगी, तो देयर वुड बी एन ईज। ठीक है, तो इसीलिए हमें इंग्लिश सिखाई गई। ठीक है, नाउ कहाँ थे हम? मैक्यूले was such a conceited race that he recommended a ban on printing and translation of books in Oriental languages। ठीक है, तो ये भी याद रखो कि वो इतना ज्यादा
क्रेजी था कि उसने तो ये भी बंद करा दिया कि अपने अपने लैंग्वेज में जो उनके जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें बुक्स तक पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इंडिया को सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाएंगे और बुक्स जो लोग अपनी पब्लिश करते हैं वो तक क्या बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में पब्लिश नहीं होने देंगे। The followers of Oriental education considered English education policy as an attack on their culture, tradition and language and protested against it। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों क्या हमें स्ट्रगल हमें हमें फ्रीडम चाहिए। हमें फ्रीडम इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, हमारे जो ट्रेडिशन थे, हमारे जो कल्चर थे, उसको ब्रिटिशर्स ने रोका, उस पर अटैक किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और वो हमें फोर्स कर रहे थे कि हमको इंग्लिश ही पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमी का तो मतलब उन्होंने बहुत ही खराब करके रखा था। द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ कंपनी गवर्नमेंट प्रूव डिजास्ट्रस फॉर द फार्मर्स। हेवी टैक्सेस imposed on farmers caused them to fall in the clutches of local money lenders and remain under debt। ठीक है, तो लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, जो लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज थी कंपनी गवर्नमेंट की, वो तो डिजास्ट्रस थी फार्मर्स के लिए। ठीक है, उनको क्या करना था, उनको बस सारी सारी जमीन हथियानी थी। ठीक है, और किसी और उस जमीन पे जो भी उग रहा है, मतलब जो भी गेहूं हो रहा है, चावल हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, उनको वो कम से कम दाम में चाहिए था। उनको मतलब नहीं कि जो फार्मर जो पूरे साल उसके लिए मेहनत कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं नहीं, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। उनको क्या मतलब था कि उनको सामान कम दाम में मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जमीन उनकी होती रहनी चाहिए, बस उनको यही मतलब था। ठीक है, तो उनकी उन्होंने पॉलिसीज भी वैसे ही बनाई। ठीक है, उन्होंने जो लैंड पॉलिसीज बनाई वो भी ऐसी ही बनाई। ठीक है, तो जो कंपनी थी, कंपनी की जो गवर्नमेंट थी, उसने फार्मर्स के लिए ये डिजास्ट्रस थी। मतलब फार्मर्स के लिए जितनी भी पॉलिसीज कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई वो बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस थी। हैवी टैक्सेस imposed on farmer caused them to fall in the clutches of local money lenders and remain under debt। ठीक है, तो फार्मर्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया, इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया कि उनके पास कोई और चारा नहीं था और उनको डेप्ट लेने मतलब लोन लेने पड़े। ठीक है, जो जो वहाँ पे जो भी लोकल मनी लेंडर्स थे उनसे लोन लेने पड़े। तो बेसिकली बहुत सारे फार्मर्स तो ऐसे लोन्स में चले गए, डेप्ट में चले, कर्जे में चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। किस वजह से टैक्सेस बहुत ज्यादा थे? ब्रिटिशर्स के वजह से, लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज के वजह से। तो याद रखना, इकोनॉमिक पॉलिसी। In order to sell more and more finished good manufactured in England, the British government discouraged the cottage industries of handlooms and handicrafts। ये पॉइंट पहले भी आया था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया। क्यों? ताकि वो सारा की सारी चीजें जो है मतलब सारा का सारा जो चीजें हैं वो इंग्लैंड भेज सके। ठीक है, और हमारी इंडिया को कोई प्रॉफिट ना हो, इसलिए उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसे बंद कराया। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रीजन, ये था इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में सबसे पहली चीज तो ये फार्मर्स वाली जाती है, लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज वाली आ जाती है। और दूसरी इकोनॉमिक, क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को बंद कराया तो हमारे प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। तो ये है अपना इकोनॉमिक रीजन। Now, social and religious region. The social and religious policies of company government caused a lot of discontent among Indians. Indians developed an apprehension that company government was bent upon destroying their religion and traditions. Major Edwardian statement was the ultimate aim of the British rule was to make India a Christian country, a Christian country। ठीक है, तो सोशल और रिलीजियस रीजन क्या थे कि हमारी जो रिलीजन थे, हमारी जो सोशल लाइफ थी वो उनको नहीं चाहते थे, उनको वो पसंद नहीं थी। ठीक है, जो हमारा कल्चर था, हम हिंदुइज्म फॉलो करते थे या इस्लाम फॉलो करते थे, लेकिन वो क्या चाहते थे कि हम क्रिश्चियन फॉलो करें। उनका मेन एम क्या था कि हम सारे धर्म बदल लें और हम क्रिश्चियन बन जाए। ठीक है, now company government made many laws and took major steps to eradicate the social evils prevailing in India। Step to eradicate, okay। Indians considered this as an interfere in their social life। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो ये हमारी कंपनी थी इसने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए ताकि जो हमारी सोशल लाइफ है वो खराब हो, और इसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत परेशान हुए। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन enticement of Indians for conversion of Christianity, Christian education in educational institute were the reasons which caused discontentment among Indians। ठीक है, तो हमसे हमारे धर्म बदलवाए गए जान को, कभी कभी फोर्स करके भी। तो इस वजह से जो है इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, डिसकंटेंटमेंट आई।
डिसकंटेंटमेंट मतलब कि हम हमारी सोच और उनकी सोच मिल नहीं रही थी, हम हमारी सोच उनकी जो इंटरेस्ट थे उसके वजह से हम दब रहे थे। ठीक है, नाउ डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स। ठीक है, तो अभी हम सोल्जर्स की बात करेंगे। Owing to the policies of company government, there was a lot of discontent among soldiers. Although the existence of company government solely depend upon Indian soldiers, the Indian soldiers were meted out unfair and discriminatory treatment. Indian soldiers were denied promotions. ठीक है, तो याद रखना वो लोग हम पे राज कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स की वजह से। उन्होंने हमें ही काम पे रखा हुआ था, और जिसके वजह से उनके पास इतने सारे सोल्जर्स थे। ठीक है, लेकिन तब भी वो इंडियन सोल्जर्स को ही अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंडियंस थे, उनके लिए इंडियंस उनसे नीचे आते हैं, तो वो इंडियन सोल्जर्स को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनका प्रमोशन नहीं होता था, इंडियन सोल्जर्स डिनाइड प्रमोशंस। ठीक है, तो उनका प्रमोशन नहीं होता था। दे वर पेड लेस remuneration as compared to their यूरोपियन काउंटरपार्ट्स। तो ये remuneration मतलब कि सैलरी, जिनको सैलरी मिलती थी, ठीक है, वो कम मिलती थी। जो यूरोपियन काउंटर पार्ट मतलब जो यूरोपियन लोग थे जो काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको वही काम करने की ज्यादा सैलरी मिलती थी, लेकिन इंडियंस को उतने ही काम की उतनी सैलरी नहीं मिलती थी। नाउ यूरोपियंस ऑफिसर्स लुक डाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स। Due to religious constraint, Indian soldiers were not inclined to cross the sea, yet they were forced to sail and participate in wars. ठीक है, तो कुछ रिलीजियस रीजंस के वजह से, कुछ मतलब धार्मिक बातों के वजह से बहुत से सोल्जर्स ऐसे थे जिनको ये अला मतलब जिनका धर्म उनको अलाउ नहीं करता, जिनका रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता था समुद्र में जाने के लिए या समुद्र में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन तब भी उनको फोर्सफुली समुद्र में ट्रैवल करवाया गया। Besides this, Indian soldiers were an integral part of the Indian society. Therefore, the suffering of rulers, landlords, farmers, craftsmen affected them as well. ठीक है, company's government had forbidden Indian soldiers to apply tilak on their forehead, keep a choti, ponytail, mustache and beard. ठीक है, तो जो कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले तो ये बंद कराया इंडियन सोल्जर्स का कि वो तिलक लगाए फोरहेड पे। ठीक है, अब हम इंडियंस हैं और हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, और हमारे लिए तिलक इज सो सच अ कॉमन थिंग। तो और उस वक्त तो और लोग पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहते थे, तो उनके लिए तिलक नहीं लगाना वो नॉट अ स्मॉल थिंग, राइट। बहुत सारे रिलीजियस सिस्टम, जैसे सरदार थे तो उनको पगड़ी पहननी होती थी। ठीक है, हमारा था कि हम मतलब जो इंडियंस थे उनका ऐसा था कि भाई बड़ी बड़ी दाढ़ी रखनी, बड़ी बड़ी मूछ रखनी। तो तुम वो सब जो हमारा कल्चर है तुम उसको फॉलो ही नहीं करने दे रहे हो, तो ऐसा हो रहा था वहां पे। नाउ दिस रिस्ट्रिक्शन हर्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ सोल्जर्स। कौन से रिस्ट्रिक्शंस? ये तिलक नहीं लगाने वाले, ठीक है, चोटी नहीं रखने वाले, कि मुस्टैच और बियर्ड ये सब नहीं रखना। तो ये सारी जो चीजें थी उन्होंने हमें बहुत हर्ट किया। एज अ रिजल्ट डिस्कंटेंट वाज ऑन राइज अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अमंग द फॉरेन रूल। इस वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर एंगर पैदा होने लगा। अराउंड द सेम टाइम अ न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड। Cartridge, its cartridge and cow fat and pig's lard out it. While loading the cartridge in the rifle, the cartridge needed to be cut with the teeth at the corners. Indian soldiers did not want to use such cartridge, which became immediate reason for the revolt. ठीक है, तो इस टाइम पे एक राइफल आई, एक नई तरह की राइफल आई। ठीक है, नई तरह की राइफल आई, उसमें क्या था कि काउ फैट एंड पिग्स लार्ड आउटेड, मतलब उसमें कुछ कंटेंट था जो कि काउ फैट का बना हुआ था। काउ फैट समझ आ रहा ना, लाइक गाय के मांस से बना हुआ था। अब गाय हमारे लिए बहुत ही पवित्र चीज, इंडियंस के लिए जो गाय है वो माता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या? पिग्स लार्ड। अब गाय हमारे लिए माता है, राइट। तो हम कैसे इस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं? इंडियंस वर नॉट रेडी टू सपोर्ट दिस। और इतना ही नहीं, हमें कैसे करना था? वाइल लोडिंग द कार्ट्रिज इन द राइफल, द कार्ट्रिज नीडेड टू बी कट विद द टीथ एट द कॉर्नर, मतलब हमें हमारे दांत लगाने की जरूरत है, ठीक है, उस राइफल को ओपन करने के लिए। और वो बना किसका है? वो कार्ट्रिज बना किस चीज का है? ठीक है, गाय के फैट का। तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि एक तो हम उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, दूसरी चीज हमें उसे दांत से लगाने की जरूरत है, और कई लोग तो वेजिटेरियन थे। ठीक है, और अगर वेजिटेरियन नहीं भी थे तो फिर गाय तो माता है। ठीक है, सो वो वाली प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से इंडियन सोल्जर्स जो थे कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स वर नॉट फीलिंग कंफर्ट देयर। ठीक है, और इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, नाउ इमीडिएट रीजन। On 29th March 1857, a soldier named Mangal Pandey refused to use the leaded cartridge and shot a British officer in a fit of anger. ठीक है, तो याद रखना
29 मार्च 1857, ठीक है, इस डेट को अपना एक सोल्जर था मंगल पांडे, जो कुछ ज्यादा ही ब्रेव था, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मुंह पे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, वी कैन नॉट यूज दिस ब्लाडेड कार्ट्रिज, दिस इज सो whatever। तो एंड शॉट अ ब्रिटिश ऑफिसर इन अ फीट ऑफ एंगर, ठीक है। तो उसने गुस्से गुस्से में एक ब्रिटिश ऑफिसर के पैर पे गोली मार दी, ठीक है। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल 1857। इस वजह से मंगल पांडे जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया और एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटेड मतलब कि मार दिया गया, सजा दे दी गई ऑन 8 अप्रैल 1857, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मार दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने किसी के पैर में गोली मार दी थी, ठीक है। नाउ मंगल पांडे वाज द फर्स्ट वन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ इन द रिवॉल्ट। तो याद रखना, तुमसे पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ इन द रिवॉल्ट, तो कौन था वो? ठीक है, अपना मंगल पांडे, मंगल पांडे था वो इंसान, ठीक है, इसने अपनी लाइफ से सैक्रिफाइस करी थी, ठीक है। नाउ इमीडिएट रीजन, तो ये क्या था? इमीडिएट रीजन था, ठीक है, एकदम एकदम इमीडिएट मतलब क्या? एकदम से, ठीक है, ये रीजन था। अब देखो यहाँ पे कितने, एक बार रिवाइज कर लेते कितने पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। um, हाँ, तो क्या है? तो द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इसमें अपन ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट था अपना पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, जिसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन पॉलिसीज, लॉर्ड वेल्सली बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और उसका ये सब्सिडरी अलायंस वाली जो पॉलिसी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? उसके बाद अटैक ऑन इंडियन कल्चर, ये अपना दूसरा पॉइंट था, ठीक है। द एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैक्यूली, ठीक है, इसने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, और ये क्या मानता था कि इंग्लिश एज अ सुपीरियर रेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज द फाइनेस्ट लैंग्वेज, और इसकी वजह से हमें ये चेंज करा रहा था। इसने एक और काम किया था, मैक्यूलरी, क्या है इसका नाम? मैक्यूले वाज सच अ कॉन्सेंट्रेटेड रेस दैट द रिकमेंडेड अ बैन ऑन प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स ऑन ओरिएंटल लैंग्वेज, मतलब इसने लोकल लैंग्वेजेस में जो बुक्स बन रही थी उन्हें बंद करा दिया, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक रीजंस क्या थी कि अपनी सबसे पहले तो लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसके वजह से बहुत सारे फार्मर्स को प्रॉब्लम हुई थी, बहुत हैवी टैक्सेस थे हमारे ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि हाँ, हाँ, तो ये हैवी टैक्सेस के चक्कर में जो फार्मर्स थे उनको डेप्ट हो रहा था, मतलब वो कर्जे में जा रहे थे, और उनको लोकल मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ रहे थे, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी उसे भी आगे बढ़ने नहीं दिया। नाउ दूसरी चीज पढ़ लेते हैं हम, सोशल एंड रिलीजियस रीजन, ठीक है। तो सोशल एंड रिलीजियस रीजन में हम देखते हैं कि क्या है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि वो जो हमारे सोशल रिलीजियस रीजन, मतलब सोशल और रिलीजियस धर्म थे, मतलब कुछ भी, कोई भी हमारी कल्चर हो गई, या मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे जो भी हमारे तरीके थे कुछ भी करने के, कुछ हमारी मान्यताएं थे, उन पे अटैक किया कि नहीं, ये चीजें नहीं चलेगी। जैसे कि उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने बोला, उसने हमारी क्या बोलते हैं, हम हिंदुइज्म या इस्लाम फॉलो करते थे मोस्टली, तो उसने बोला नहीं, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो। तो याद रखना, ये हमारा मेजर एडवर्डेंस का स्टेटमेंट याद रखना, कि उसका मेन एम था कि वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करवाए हम सबसे, कि हम सबका धर्म चेंज करवाना चाहता था, और वो फोर्सफुली ये कर भी रहा था, ठीक है, वो फोर्सफुली ये काम कर भी रहा था, जिसके वजह से इंडियंस में बहुत ज्यादा डिसकॉन्टेंटमेंट था, ठीक है। नाउ डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, ठीक है, तो अमंग सोल्जर्स भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स थी। क्यों? सबसे पहले तो वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स वर मेटेड आउट अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है, उनका प्रमोशंस रोक दिया गया था, ठीक है, और हमें सैलरी भी कम दी जाती थी, ठीक है। और क्या है इसमें, ठीक है, कुछ चीजें थी जिसकी हमें मनाही थी, जैसे कि तिलक, चोटी, मुस्टैच, बियर्ड, तो इन सब चीजों की भी हमें प्रॉब्लम थी। और सबसे मेन रीजन यहाँ पे जो है ना, ये न्यू राइफल है, ठीक है, जिसमें जो कार्ट्रिज था वो काउ फैट एंड पिग्स लार्ड का बना हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स को बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे दांतों से खोलना होता था, ठीक है। और एक था इमीडिएट रीजन, तो मंगल पांडे को हम जान ही चुके हैं, 29 मार्च 1857 में उन्होंने गोली मार दी थी, किसको? एक ब्रिटिशर को, गुस्से में, ठीक है, क्योंकि उसको कार्ट्रिज नहीं खोलना था, अब मतलब उसको राइफल नहीं चलानी थी, वो यूज नहीं करना था, ठीक है। तो या और उसको फिर एक्सिक्यूट भी कर दिया गया था 8 अप्रैल 1857 में,
ठीक है, तो ये पूरा जो है ना कॉसेस ऑफ क्या है ये अपना, कहाँ पहुंच गई मैं, हाँ, द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना। बाकी तो ये ऊपर ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बताया कहानी जैसा बताया गया है कि 15th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर 16th में क्या हुआ, 17th में आके हम पे राज मतलब ऑलमोस्ट कर चीज़ों को कॉन्कर करने लगा था ब्रिटिश, मतलब ये सारी चीज़ें तो सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है। बट यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, द कॉज ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना। ठीक है, चलो इसके आगे का अब अगली वीडियो में। ठीक है, टाटा।